हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अरिहंत लेक्चरर। बच्चों, क्या हाल चाल है? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छी तरीके से चल रही हो। इसी सीरीज में मैं आज की इस वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूँ क्लास 10th मैथ गणित का बोर्ड एग्जाम की महत्वपूर्ण टॉपिक। यानी इस वीडियो की मदद से आपको ये पता चल जाएगा कि आपको मैथ में क्या क्या पढ़ना है और क्या इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आज की इस वीडियो को बच्चे आप देख लेते हो तो आपका 95% मार्क्स पक्का हो जाएगा और आप मैथ के किंग हो जाओगे। किंग हो जाओगे बिल्कुल। बच्चा, जो बच्चे मैथ की टेंशन कर रहे हैं, सर मेरा मैथ में क्या होगा, मेरा मैथ वीक है, मैं मैथ की तैयारी कैसे करूं, मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा, तो आज की ये वीडियो आपके लिए बच्चा। इस वीडियो को अगर आप देख लेते हो तो आप ना मैथ के किंग हो जाओगे और 95% लाने से आपको कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आपको क्या पढ़ना है, क्या चीज़ें आएंगी, ठीक है, कौन से चैप्टर को कितने नंबर का आएगा, सब कुछ आज की इस वीडियो में पता चल जाएगा आपको। तो सबसे पहले आप सभी लोग जितने बच्चे क्लास 10th में हैं और मैथ में 95% लाना चाहते हैं, इस वीडियो को सबसे पहले लाइक कर दीजिए और अपने दोस्त यार में इसे शेयर जरूर कर देना। सबसे पहले बात करेंगे कि गणित में आपको 70 में 70 नंबर की तैयारी कैसे करनी है, कैसे लाना है, क्या स्ट्रेटेजी को अपनाना है। पर बच्चों, आज की इस वीडियो में ना सबसे पहले आपको मैथ में क्या क्या पढ़ना है, बहुत सारे बच्चों को अभी तक ये कंफ्यूजन है और क्या क्या नहीं पढ़ना है, क्योंकि सिलेबस हर बार अपडेट हो जाती है। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहला नंबर पे आपको पढ़ना है संख्या पद्धति। क्या पढ़ना बच्चा? संख्या पद्धति। और ये संख्या पद्धति आपके एग्जाम में 5 अंक का आता है। संख्या पद्धति जो चैप्टर है, इससे 5 मार्क्स के आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। अब इसके बाद दूसरे नंबर पे है आपका बीज गणित। बीज गणित से बच्चा आपका सीधा का सीधा 18 नंबर का पूछा जाता है। कितने नंबर का? 18 नंबर का। इसके बाद आपका तीसरा जो चैप्टर है वो है निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति से बहुत कम मार्क्स यानी 5 अंक के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इसके बाद ज्यामिति का जो चैप्टर है, इससे आपका 10 अंक पूछा जाता है। त्रिकोणमिति का जो चैप्टर है 12 अंक का पूछा जाता है, यानी त्रिकोणमिति 12 अंक का। सबसे ज़्यादा नंबर का जो है बीज गणित पूछा जाता है, सबसे ज़्यादा मार्क्स इसी में आपको आते हैं, ठीक है। इसके बाद आपका आता है मेंसुरेशन से 10 मार्क्स और सांख्यिकी तथा यहाँ पे प्रायिकता से 10 अंक आपको मिलते हैं। यानी टोटल आपका जो मैथ होता है 70 मार्क्स का होता है, ठीक है, 70 मार्क्स का होता है और आपको अपने स्कूल की तरफ से 30 मार्क्स मिलते हैं, ठीक है। 30 मार्क्स आपको स्कूल की तरफ से दिए जाते हैं। यहाँ पर बच्चा सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक की बात करेंगे तो 1 से लेकर जो 14 तक है, उन सभी चैप्टर की बात करेंगे। सबसे पहला अगर आप मैथ की बात करो तो इसमें जो है आपकी वास्तविक संख्याएं आती है, ठीक है। और मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि मैं मैथ की पूरी बुक यूट्यूब पे बिल्कुल फ्री में सॉल्व कराता हूँ। जैसे ये है आपका चैप्टर, ठीक है, इसकी पूरी जो है चैप्टर की सॉल्यूशन भी आ चुकी है, बहुत सारी चीज़ें जहाँ से आप इसको पढ़ लेना अच्छी तरीके से, ठीक है। एक एक एक्सरसाइज को सरल तरीके से मैंने आपको बताया। तो सबसे पहला चैप्टर आपकी यही बनती है, वास्तविक संख्याएं, ठीक है। इसमें आपको एलसीएम निकालने के लिए पूछा जाता है और एचसीएफ निकालने के लिए पूछा जाता है। जैसे यहाँ पर अगर 25 का कोई आपको एलसीएम या एचसीएफ कह दे तो आप आसानी से इसको निकाल सकते हो, ठीक है। यहाँ पर जैसे हम इस तरह से भाग दे देंगे तो ये 5 पचे 25, 5 एकम 5। अब इसके बाद इसका जोड़ा बना देते हैं, ठीक है। 2 ठो संख्या दे देगा कि 30, ठीक है, 30 और 35 का एलसीएम निकालिए, एचसीएफ निकालिए, तो इन दोनों में जो रूट बनता है उसका हम लिख लेते हैं, ठीक है। और कभी कभी दे देता है कि 2 संख्याएं जैसे 25 और 30 का लस, ठीक है, लस 5 है, 5 है, तो इसका मस ज्ञात कीजिए, मस ज्ञात कीजिए। तो बच्चे इसमें हम क्या करना, मस ज्ञात करने के लिए हम इस तरह से, इसका फार्मूला होता है कि मस बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल, जो दोनों संख्याएं दी है ये 25 और 30, दोनों संख्याओं का गुणनफल बटे में आपका ये हो जाएगा लसा, ठीक है। तो लसा जो वैल्यू दे रखा है उसको रख देंगे और यहाँ से हमें मस को फाइंड कर लेना है। ये बहुत ही आसान होता है। इसके बाद आपका इसमें नेक्स्ट मिलता है सिद्ध करने के लिए। जैसे सिद्ध कीजिए कि √5 क्या अपरिमेय संख्या है, √7 एक अपरिमेय संख्या, √2 एक अपरिमेय संख्या है, या 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो इसको कैसे सिद्ध किया जाता है, आपको मान लिया जाता है कि एक अपरिमेय संख्या है, परिमेय संख्या मानकर, ठीक है। परिमेय संख्याएं जो होती है p/q के रूप में होती है, तो इसी के हिसाब से इसको हल किया जाता है,
ठीक है बच्चा, तो ऑलरेडी मैंने चैप्टर पहले में इसको बता रखा है, आप जाकर देख लेना और अच्छी तरीके से समझ लेना, क्योंकि ये आपके क्वेश्चन के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सब कुछ ट्रिक वगैरह मैं आपको सब कुछ बताता हूँ, बिल्कुल बच्चा आपको मैथ की टेंशन ही नहीं लेनी है। ठीक है, पूरी क्लास आपको यूट्यूब पे हमारे चैनल पे अरिहंत लेक्चरर पे आ रही है मैथ की, वहाँ से आप जाकर तैयारी कर लेना। ठीक है, अगर कोई चीज़ें नहीं समझ में आता तो आप डायरेक्ट मैसेज करके भी पूछ सकते हो। इसके बाद आपका दूसरा चैप्टर आ जाता है बहुपद का। ठीक है, ये इसका भी सॉल्यूशन आ चुका है चैनल पे। यहाँ पे शून्यकों का योगफल निकालने का एक सूत्र होता है, जैसे यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, ये शून्यकों का योगफल है, इसका जो फार्मूला होता है माइनस एक्स अपान एक्स स्क्वायर, एक्स अपान एक्स स्क्वायर, जो कि अगर बराबर में कहें तो ये होता है माइनस बी बाई ए। इसको कैसे हम निकालते हैं, जैसे आपका द्विघात समीकरण होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। तो यहाँ पे ए की जो भी वैल्यू दे रखा है, जैसे आपके क्वेश्चन में 3 दे रखा है, 4 दे रखा है, 5, तो यहाँ पर वो रखना है। ठीक है, यहाँ पे बी की जगह पे जैसे 3, 4, 5 रखा है तो बी की जगह पे रखना है, और ए की जगह पे जो भी चीज़ें यहाँ पर रखकर आपको मूलों का योगफल निकालना है। अब यहाँ पर मूलों का गुणनफल भी आता है, जैसे मूलों का गुणनफल का जो फार्मूला होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी बाई ए। अब सी क्या है, एक अचर पद होता है, जैसे यहाँ पे सी है, सी की जगह पे 4, 5 देगा, इसके साथ एक्स नहीं जुड़ा रहेगा, यानी कोई भी बीजी व्यंजक नहीं जुड़ा रहेगा। जैसे मैं आपको एग्जांपल के साथ बताता हूँ, ये हो गया आपका 2x स्क्वायर प्लस यहाँ पे हो जाएगा आपका 10x प्लस यहाँ पर हो जाएगा आपका कुछ भी हो सकता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे हो गया 20, तो ये हो गया आपका सी की वैल्यू। ठीक है, और ये हो गया आपकी बी की वैल्यू, और ये हो गया आपका ए की वैल्यू। तो यहाँ पर इसी तरह से जो भी चीज़ें यहाँ पर दी रहती है, फॉर एग्जांपल आपको यहाँ पे लिख लेना है। ठीक है, अब इसके साथ इसमें आपका चौथा जो चैप्टर है आपका द्विघात समीकरण का निर्माण कैसे होता है, अल्फा और बीटा दिए गए हैं तो निम्नलिखित समीकरण क्या होगा। जैसे अगर कोई दे देता है कि एक अल्फा का मान 25 है और एक बीटा का मान 3 है, तो इसका द्विघात समीकरण क्या होगा। तो यहाँ पे अल्फा की जगह पे अल्फा की वैल्यू क्या होती है, माइनस बी बाई ए होती है। अल्फा की वैल्यू क्या है, अल्फा का मतलब ए हो गया, तो ए की वैल्यू 2 है, और बी की वैल्यू क्या होगी, बीटा का मतलब 10 हो गया। तो यहाँ पर इसी चीज़ को रखना है, जैसे यहाँ पे एक्स स्क्वायर रह गया माइनस अल्फा की जो भी वैल्यू, जैसे यहाँ पे 5 दे रखा है तो यहाँ पे रख देंगे 5, प्लस बीटा की वैल्यू 2 दे रखा है 2, इंटू में एक्स है तो एक्स रखेंगे, प्लस अल्फा इंटू बीटा, इस तरह से रखकर निकाल लेते हैं। बहुत आसान तरीका है। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बच्चा, वीडियो को 1 सेकंड के लिए मत स्किप करना, आपकी फ्यूचर ब्राइट हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि जिन सब चीज़ों को आप समझ जाओगे जो कि अभी तक आपको कोई बताता ही नहीं है। ठीक है, और आपको ऐसी वीडियो ना आपको कहीं नहीं मिलेगी, ये आप समझो, कहीं नहीं मिलेगी। एक एक सूत्र को आप पेन और अपना नोट्स लेकर बैठो, एक एक चीज़ों को नोट करते जाओ, ताकि आपको अगर ये चैप्टर भी मिल जाए तो सवाल में जो सूत्र लगते हैं, कौन से लगते हैं, कैसे लगते हैं, ये आपको आसानी से पता चल जाए। यहाँ पे 2 चर वाले रैखिक समीकरण की युग्म भी आपको तीसरे चैप्टर में मिलता है। इसमें क्या होता है, जैसे यहाँ पे a2x b2y c2 का केवल एक हल अद्वितीय हल होता है। यदि रेखाएं प्रतिच्छेदित हैं तो इस स्थिति में चरों का जो गुणांकों का अनुपात होगा वो a1 अपान a2, ये जो होता है ना इस तरह से होता है। जैसे ये दे दे रहा है, एक ये दे देगा इस तरह से a1x प्लस b1y प्लस c। तो यहाँ पे इन दोनों को, जैसे कि ये दे दिया, इन दोनों का कंपेयर करते हैं तो a1 को a1 अपान a2 लिखते हैं, इक्वल b1 अपान b2 लिखते हैं, b1 अपान b2। अगर ये बराबर हो जाती हैं, इस स्थिति में चरों का गुणनफल का अनुपात a1 अपान a2 इक्वल नॉट b1 अपान b2 होता है। ठीक है बच्चा, अब यहाँ पे ग्राफ रेखाएं एक दूसरे को एक बिंदु पर अगर काटती हैं तो बीजगणितीय निरूपण a1 अपान a2 इक्वल नॉट b1 अपान b2 इसका फार्मूला होगा। अगर संगत युग्म को संगत कहा जाता है तो संबंधित देखिए एनसीईआरटी के अनुसार क्या होगा। अनेक हल जिसके होते हैं a1 अपान a2 b1 अपान b2 c1 अपान c2, ये संपाती रेखाएं जब पूछ दे क्वेश्चन में तब। समांतर रेखाएं पूछती हैं जब कोई हल नहीं होगा तो a1 अपान a2 b1 अपान b2। अगर ये जो तीसरा है अगर ये बराबर नहीं होता, इसके इक्वल नॉट होता है c1 अपान c2, तो ये समांतर रेखाएं होंगी और इसका कोई हल नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट बच्चा आपका चैप्टर जो 4 आ जाता है, ठीक है, वो द्विघात समीकरण आता है। द्विघात समीकरण क्या होता है, जैसे यहाँ पे दे रखा है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0।
ठीक है। तो ये क्या हो गया, एक द्विघात समीकरण हो गया, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। या तो इस तरह से दे सकता है, ये एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0। ये भी क्या है, द्विघात समीकरण है। द्विघात का मतलब होता है कि x के पावर 2, यानी कोई भी चीज यहाँ पर आ जाए उसकी पावर पे अगर 2 है तो वो द्विघात समीकरण है। अगर 3 होगा तो त्रिघात हो जाएगा, वो अलग हो जाएगा। ठीक है, 2 आना चाहिए। तो यहाँ पे है सी, जहाँ ए बराबर 0 नहीं हो सकता, यहाँ पे ए बराबर 0 नहीं हो सकता। मूल ज्ञात करने के लिए श्रीधाचार्य का सूत्र जो होता है, द्विघातीय सूत्र जिसका प्रयोग करते हैं, हम प्रयोग करते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर दे रखा है x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी का स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, 4ac ये पूरा रहता है, 4ac अपान में 2a। इसको भी हम निकाल सकते हैं, श्रीधाचार्य का सूत्र प्रयोग कर कर इसका उपयोग करेंगे। यह सूत्र किसी भी द्विघात समीकरण के मूल चाहे वो वास्तविक हो या काल्पनिक सीधे हल करने में मदद करता है। श्रीधाचार्य का जो सूत्र होता है आपको ये मिलता है, द्विघात समीकरण में पढ़ने को मिलेगा। और मुख्य बिंदु आपको मैं बता दूं कि अगर विविधकर पूछ रखा है, ठीक है, तो उसके लिए सूत्र बी का स्क्वायर माइनस 4ac होगा। जैसे यहाँ पे दे देगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0 का विविधकर ज्ञात कीजिए। बच्चा विविधकर ज्ञात करने के लिए सबसे पहले इसका कंपेयर हम ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से कर देंगे। ए बराबर यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 मिल जाता है, बी बराबर आपका दे रखा है 5 तो बी बराबर हो जाएगा आपका 5, एंड सी बराबर आपका हो जाएगा 6। ठीक है, सी बराबर क्या हो जाएगा 6। अब बच्चे यहाँ पे ये चीज़ हमको मिल गई। अब देखिए क्या करेंगे, अब इसी सूत्र पे रख देंगे बी का स्क्वायर माइनस 4ac, ये विविधकर का सूत्र होता है। ठीक है, तो b की जगह पे क्या निकाला हमने 5, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 4, गुणित a की जगह पे क्या है 1 है, गुणित c की जगह पे 6, तो इसको रख देंगे, इसको हल कर देंगे, यही हमारा क्या हो जाएगा, मूल वास्तविक हो जाएंगे। ठीक है, विविधकर का सूत्र हो जाएगा। अब यहाँ पे b का स्क्वायर माइनस 4ac अगर 0 से बड़ा है, ठीक है, तो ये दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे। ये पूछता है, ये बहुविकल्पी में जरूर पूछता है कि ये अगर बड़ा है, 0 से बड़ा है, तो मूल क्या होगा, वास्तविक होगा। b का स्क्वायर माइनस 4ac बराबर है तो दो बराबर और वास्तविक मूल होंगे, इसके लिखेंगे। और यहाँ पे यदि b का स्क्वायर माइनस 4ac जो है ये छोटा है और 0 यहाँ पे बड़ा है, तो कोई वास्तविक मूल नहीं, ये काल्पनिक होता है। ठीक है, तो इसको भी नोट कर लेना अच्छी तरीके से, स्क्रीनशॉट वगैरह ले लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों। इसको अगर आप पढ़ लेते हो ना तो आपको जैसे लगेगा कि मैं पूरे मैथ से परिचित हो गया और मैथ के हर एक क्वेश्चन को आसानी से हल कर पाओगे। यहाँ पे 5वां चैप्टर जो आता है आपका समांतर श्रेणी आता है। ठीक है, यहाँ पे है ए प्रथम पद किसी श्रेणी की शुरुआत जिस संख्या से होती, यहाँ पे ए उसका क्या है, प्रथम पद है। डी जो है इसमें सार्वंतर है, यानी श्रेणी के दो लगातार पदों के बीच का निश्चित अंतर क्या होता है। जैसे हम यहाँ पे लिख दिया 2 लिख दिया, 5 लिख दिया, 7 लिख दिया, 6 लिख दिया। अब बच्चे यहाँ पे ए जो है ना, ये क्या है, ए बराबर ये प्रथम पद है, और सार्वंतर अगर डी निकालना पड़ेगा तो 5 में से 2 को घटा देंगे, 5 माइनस 2 यानी हो जाएगा आपका 3। तो इन सभी के बीच में जो अंतर है वो 3 का अंतर है, तो ये आपका सार्वंतर हो गया। अब यल जो है अंतिम पद होता है किसी भी सीमित श्रेणी का सबसे आखिरी पद, जैसे इसका आखिरी पद क्या है 6 है, तो यहाँ पे एल अंतिम पद को लिखते हैं। ठीक है, इसके जो महत्वपूर्ण सूत्र है nवां पद ज्ञात करने के लिए ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। जैसे कोई कह दिया कि 6वां पद निकालिए, 25वां पद निकालिए, और एक संख्या इस तरह से दे दिया, 2 दे दिया, 4 दे दिया, 6 दे दिया, 8 दे दिया, तो यहाँ पर ए आपका निकल गया, सार्वंतर इसमें से निकाल लेंगे। ठीक है, 25वां पद ज्ञात कीजिए, चौथा पद, इसके लिए ये फार्मूला लगाकर हम निकालेंगे, जहाँ जो n है पदों की संख्या है। ठीक है, n पदों का योग अगर Sn का एक सूत्र होता है, अगर ये सूत्र दे दे, इसमें देखिए जब आपका प्रथम पद a हो और अंतिम पद l ज्ञात हो, तब इसके लिए आपको Sn इक्वल n/2 a प्लस l वाला फार्मूला लगा देंगे। जब प्रथम पद a और सार्वंतर d आपको ज्ञात हो तो Sn इक्वल n/2 इन ब्रैकेट 2a प्लस इन ब्रैकेट n-1 इंटू डी वाला फार्मूला लगा देंगे। ठीक है, इन सभी को नोट करते जाइए प्यारे बच्चों, आपको ये बहुत काम देगा। अब यहाँ पे है त्रिभुज, त्रिभुज में आपको क्या पढ़ना है, इसमें पाइथागोरस का प्रमेय पढ़ना है। ठीक है, पाइथागोरस मतलब त्रिभुज का जो होता है, हम पढ़ते कि कड़ का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस ये लंब का स्क्वायर,
लंब का स्क्वायर। इसमें क्या होता है बच्चा, जैसे कि अगर ये कि इस तरह का त्रिभुज दे देता है, ठीक है, और ये बी और सी एक त्रिभुज है। अब हमको इसका जो है आधार की वैल्यू 5 दे रखा है, कर्ण की वैल्यू 3 दे रखा है, और लंब की वैल्यू हमें नहीं दे रखा है, इसे फाइंड करना है। तब के समय में हम क्या लगाते, पाइथागोरस थ्योरम लगाते। ये पाइथागोरस थ्योरम का सूत्र है, पाइथागोरस प्रमेय। तो यहाँ पे लंब की वैल्यू कुछ नहीं, तो यहाँ पे कुछ नहीं रखेंगे, BC रख देंगे, बाकी चीजें निकाल सकते हैं, ठीक है। और इसमें त्रिभुज के महत्वपूर्ण प्रश्न भी पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में, और इससे बहुत अच्छे क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में। इसके बाद आपका 7वां चैप्टर आ जाता है निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति में क्या है, बहुत ही आसान है, और इससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में 110% पूछे जाते हैं, और ये वेरी वेरी IMP आपका है चैप्टर, ठीक है। दो बिंदुओं के बीच की दूरी, कोई भी क्वेश्चन पेपर प्रीवियस ईयर या जो आपका एग्जाम है मॉडल पेपर वगैरह उठा कर देख लोगे तो इसमें दो बिंदुओं के बीच की दूरी जरूर पूछा रहेगा। दो बिंदुओं के बीच की दूरी, जैसे x1 और y1 दे रखा है, x2 और y2 के बीच की दूरी निकालना है। जैसे अगर कोई संख्या 2, 3 फिर तथा 5, 1 के बीच की, ये दो बिंदुओं दे रखा है, ये आपका A1 हो सकता है, ये A2 हो सकता है, इन दोनों के बीच की बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। तो ये आपका हो जाता है x1 और ये हो जाता है y1, ये हो जाता है आपका x2 और ये हो जाता है y2, ठीक है। अब इसी फार्मूले पर हम बीच की दूरी निकालने का जो फार्मूला होता है, d इक्वल अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। प्यारे बच्चों, इसको अच्छी तरीके से घोल कर पी लेना, ठीक है। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो सभी बच्चे वीडियो को लाइक कर दीजिए। ये सब चीज़ें आपको मैथ में पढ़नी, ठीक है। अब यहाँ पे एक विभाजन का भी सूत्र आपके एग्जाम ये देता है। इसमें क्या होता है, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। ट्रिक की सहायता से मैं पूरी मैथ को आपको सरल तरीके से बताता हूँ, सरल विधि से बताता हूँ, ठीक है। चैनल पे अपलोड हो चुके सभी एक्सरसाइज, ठीक है, तो आप वहाँ से जाकर वीडियो देख सकती हो। यहाँ पे दूसरा कि यदि कोई बिंदु का रेखाखंड M1 अपान M2 के अनुपात में विभाजित करता है तो इसका जो सूत्र होगा वो क्या होगा, तो ये होगा M1x2 प्लस M2x1 अपान M1 प्लस M2। यहाँ पे एक दूसरा है M1y2 प्लस M2y1 M1 प्लस M2, ये सूत्र है। और त्रिभुज का जो एरिया का सूत्र था, एरिया पे ट्रेंगल, शीर्षों का अगर x1 y1 x2 y2 और x3 y3 वाले त्रिभुज का अगर हमें क्षेत्रफल निकालना पड़े तो ये भी आपके एग्जाम में पूछता है 1/2 इन ब्रैकेट x1 इन ब्रैकेट y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। इन सभी को आपको नोट कर लेना है। एंड नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे आपका एग्जाम में नेक्स्ट आता है त्रिकोणमिति का परिचय, जो कि 12 नंबर का आता है। मैं आपको सबसे पहले ही बता चुका है। इसमें क्या होता है कि 0 से 90 डिग्री के त्रिकोणमिति का अनुपात आपको निकालने के लिए दिया जाता है। साइन 60 अंश 45 डिग्री, इस तरह के जो मान होंगे इसको सूत्र की सवाल की सहायता से देंगे, ठीक है, आपको हल करना। जैसे यहाँ पे हो गया साइन स्क्वायर 45 डिग्री, कॉस स्क्वायर 30 अंश, ठीक है, प्लस यहाँ पे टेन स्क्वायर 45 डिग्री, इस तरह से करके देगा और आपको इसका 0 से 90 डिग्री तक में ही पूछेगा, ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं पूछेगा, इतना आपको तैयार रखना है। त्रिकोणमिति सर्वसमीका भी पूछता है, क्या होता है कैसे होता है। सिद्ध करना भी पूछता है, LHS बराबर RHS, ठीक है, कि टेन स्क्वायर साइन स्क्वायर A प्लस साइन स्क्वायर B बराबर 5 सिद्ध करिए, 6 सिद्ध करिए, ऐसे भी पूछता है। अब यहाँ पर आपका बच्चा जो देता है नेक्स्ट, यहाँ पर देख सकते हो आप 0 से 90 डिग्री में क्या देता है, ठीक है। ये देता है आपका 0 से 90 डिग्री के अनुपात में विशिष्ट कोण यहाँ से यहाँ तक आपके पूछे जाएंगे 0 से 90 डिग्री तक, जिसमें साइन 0 अंश का मान ये होता है। ये सभी चीज़ें आप नोट करते जाना, ठीक है, आपके लिए बहुत काम आएगा। और यहाँ पर है कि 0 से 90 पर जब कोण A कम होकर 0 डिग्री के करीब आता है तो आधार AB कर्ण AC के बराबर हो जाता है और लंब BC शून्य हो जाता है। 90 डिग्री पर इसके विपरीत होता है। अब यहाँ पर ये एक सिद्ध करने वाला क्वेश्चन आता है, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है कि कर्ण बराबर जब 0 आ जाता है तो ये उस सिचुएशन में जो होता है कर्ण AC के बराबर हो जाता है और लंब BC शून्य हो जाता है। अब इसके बाद देखिए क्या आता है, इन सभी को आप नोट करते जाइए बच्चा, आपके लिए मैथ का किंग आपको बना दूंगा, ठीक है। जितनी एक्सरसाइज मैं आपको बताऊंगा सबसे सरल तरीका बताऊंगा और इन सभी को आप नोट करते जाना, ये बहुत काम देंगे, ठीक है। और इसमें देखो त्रिकोणमिति में आपको क्या पढ़ना है, त्रिकोणमितीय सर्वसमीका का सूत्र आपको मिलेगा। जैसे साइन स्क्वायर प्लस कास स्क्वायर बराबर एक फार्मूला होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर बराबर सेक स्क्वायर होता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा होता है।
अब इसके बाद सिद्ध करने के लिए आपको आता है LHS बराबर RHS। त्रिकोणमितीय समीकरणों को सिद्ध करने के लिए अक्सर बाएं पक्ष LHS को सरल करके दाएं पक्ष के बराबर लाया जाता है। अब यहाँ पे है सभी पदों के साइन और कास में बदलने के लिए भी आता है। लघुत्तम समापवर्तक LCM और भिन्न को हल करना आता है। इसमें सर्वसमीकाओं साइन स्क्वायर प्लस कास स्क्वायर बराबर 1 का उपयोग करना है आपको। उदाहरण के लिए यहाँ पे सिद्ध करें कॉसेक ए माइनस साइन ए बराबर कॉसेक ए इंटू कॉट ए। अब इसके और भी महत्वपूर्ण जो सूत्र होते हैं, ये टेन थीटा बराबर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बटे साइन थीटा, कोसेक थीटा बराबर 1 साइन थीटा, सेक थीटा बराबर 1 कॉस थीटा, कोट थीटा बराबर 1 टेन थीटा। अब इसके बाद बच्चा पूरा कोण साइन 90 माइनस ए इक्वल कॉस ए, टेन 90 अंश माइनस बराबर कॉट ए होता है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद नवा जो चैप्टर आता है वो ऊंचाई और दूरी से संबंधित आता है, जिसमें आपको उन्नयन कोण मिलता है देखने के लिए कि एक मीनार है। ठीक है, इसकी यहाँ पे एक झंडा लगा हुआ है, तो यहाँ पर एक बंदा देख रहा है, तो इसके उन्नयन कोण कितने बनेंगे। अवनमन कोण बनेगा, अगर कोई यहाँ पे पानी में जहाज चल रहा है तो वो किसी ऊंचाई पर देख रहा है। ऊंचाई से संबंधित प्रश्न पूछता है कि जैसे एक इस तरह का वृक्ष है और आंधी आने पर h ऊंचाई से वो क्या हुआ, टूट कर इस तरह से गिर गया और एक उन्नयन कोण बनाता है, अवनमन कोण बनाता है। ऊंचाई से संबंधित प्रश्न पूछता है, या एक किसी मंदिर को बना दिया जाता है तो इसकी ऊंचाई क्या होगी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट बच्चा आपका यहाँ पे वृत्त आ जाता है। ठीक है, ये NCERT मैथ आपकी एग्जाम के लिए सफिशियंट है। इतना आप पढ़ लेते हो तो पूरा अगर अच्छी तरीके से तैयारी कर लोगे तो 70 नंबर आपका पक्का हो जाएगा। यहाँ पे वृत्त आता है जो सर्कल जिसे कहते हैं इस तरह का। यहाँ पे वृत्त की स्पर्श रेखा, स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या पर लंब कितनी होती है, इस तरह से स्पर्श रेखा वगैरह सब इसमें पूछता है। ठीक है, अब यहाँ पे है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, 11वां पाठ आपका आ जाता है। इसमें वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिज्यखंड तथा वृत्तखंड क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल एरिया ऑफ सर्कल जो होता है ए बराबर पाई आर स्क्वायर, जहाँ आर जो है त्रिज्या है। दूसरा इसमें देता है त्रिज्यखंड तथा वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए। प्यारे बच्चों, ठीक है, रुकना बिल्कुल, अभी लाइक कर दीजिए वीडियो को। यहाँ पे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का जो फार्मूला होता है, जैसे कह देता है कि ये कोई त्रिज्या है। ठीक है, इसमें क्या है कि छोटे से त्रिज्यखंड पर कोण थीटा बन रहा है, तो इस थीटा कोण को निकालिए। तो यहाँ पे थीटा बटे के संपूर्ण इसका माप कितना होता है, कोण बनता है 360, और इसका क्षेत्रफल की बात करें तो पाई आर स्क्वायर होता है। इसी तरह से इसे निकालते हैं। वृत्तखंड का क्षेत्रफल OAP बराबर OAB। अब यहाँ पे 12वां जो चैप्टर आपका आता है वो पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन से संबंधित प्रश्न होते हैं। इसमें आपको घन मिलता है, घनाभ मिलता है, गोला मिलता है, अर्धगोला मिलता है, शंकु से संबंधित क्षेत्रफल निकालने के लिए मिलते हैं। जैसे यहाँ पे दे रखा है घन, जिसे क्यूब बोलते हैं। क्यूब का जो है पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a स्क्वायर, जहाँ a भुजा है। ठीक है, पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका 6 है, क्योंकि घन में 6 ठो कोर होते हैं। घन जो होता है वो कुछ इस तरह से बनता भी है। ठीक है, घन के कोर वगैरह आपको सब फाइंड करना है। इसमें इस तरह से बनते हैं और इसको इस तरह से निकाला जाता है। 6 ठो कोर होते हैं। आयतन जो होता है घन का a क्यूब होता है। घनाभ की बात करें तो पृष्ठीय क्षेत्रफल का इसका फार्मूला ये होता है, आयतन का है लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। गोला का होता है पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर का स्क्वायर, गोला मतलब वृत्त होता है, और इसका आयतन जो होता है 4/3 पाई आर का क्यूब होता है। अर्धगोला का भी जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो 2 पाई आर का स्क्वायर होता है। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 3 पाई आर स्क्वायर होता है। आयतन की बात करें बच्चा तो 2/3 पाई आर का क्यूब होता है। ठीक है, तो ये सब आपको अच्छी तरीके से तैयार कर लेना है। अब इसके बाद शंकु का जो सूत्र होता है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल, जहाँ एल इक्वल आर का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर। तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करने के लिए इस फार्मूले का उपयोग करते हैं। ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी पूरे मैथ का परिचय ये कराता है, क्या क्या आता है, कैसे आता है। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर निकालना पड़े शंकु का तो पाई आर एल प्लस आर होता है इसका सूत्र। अगर आयतन निकालना पड़े, ठीक है, शंकु का, तो ये होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपको बच्चा है सांख्यिकी। सांख्यिकी 13वां चैप्टर आ जाता है, जिसमें आपको वर्गीकृत आंकड़े का माध्य, माध्यिका, बहुलक, संचयी बारंबारता, ग्राफ से संबंधित प्रश्न देखने को मिलते हैं।
यहाँ पे आपको वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य निकालने के लिए मिलेगा x बार यानी समांतर माध्य, जिसमें वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य निकालने के लिए 3 मुख्य विधियाँ होती है। जो प्रत्यक्ष विधि होती है जिसे हम डायरेक्ट निकाल लेते हैं x बार इक्वल सिग्मा f1 x1 अपान सिग्मा f1, जहाँ x1 जो है वर्ग चिन्ह है तथा xi प्लस अपान 2 है। ठीक है, अब यहाँ पे है कल्पित माध्य विधि से भी निकाल सकते हो। ये विधि का उपयोग नहीं किया जाता, सबसे आसान विधि ये होता है समांतर माध्य निकालने के लिए। कुछ इस तरह पग विचलन विधि है, इसका भी आप उपयोग मत करो, सबसे आसान विधि ये है। ठीक है, अब एनसीईआरटी में यही विधि सबसे ज़्यादा प्रचलित है। और वर्गीकृत आंकड़ों का बहुलक निकालते हैं जब हम, तो बहुलक का मान जो है आंकड़ों में सबसे अधिक बार आता है। ठीक है, उससे हम पहले मान लेते हैं, उसके ऊपर वाला f0 उसके नीचे वाला f1 f2 हो जाता है। इस सूत्र से हम निकाल लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे यल जो है बहुलक वर्ग की निम्न सीमा है। f1 बहुलक वर्ग की बारंबारता है, f0 बहुलक वर्ग से ठीक पहले की वर्ग की बारंबारता है, f2 जो है बहुलक वर्ग के ठीक बाद की वर्ग बारंबारता है, h वर्ग अंतराल की माप होती है। और यहाँ पे कुछ और देता है जैसे संचयी बारंबारता ग्राफ विधि से। ये आपका बहुत कम क्वेश्चन इससे आते हैं एग्जाम में। ठीक है, सबसे ज़्यादा ये वाला देता है और ये वाला देता है, इसका भी आता है लेकिन थोड़ा कम आता है, लेकिन एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन आते हैं। प्रायिकता जो है आपका वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। प्रायिकता में केवल एक ही सूत्र का उपयोग किया जाता है, प्रायिकता सूत्र PE इक्वल NI अपान NS। पूरक अगर घटना है तो PE इक्वल 1 माइनस PE होता है। प्रायिकता किसी भी घटना की प्रायिकता हमेशा 0 और 1 के बीच होती है। निश्चित घटना अगर घट रही तो प्रायिकता 1 होगी, अगर असंभव घटना की प्रायिकता जो होती है 0 होती है। जो घटना असंभव हो उसकी प्रायिकता क्या होगी? 0। ये डायरेक्ट आपको बता देना, ये दोनों क्वेश्चन बहुविकल्पी में एग्जाम में हर बार पूछे जाते हैं। ठीक है, तो बच्चे ये पूरी मैथ से मैंने आपको रूबरू करा दिया, परिचय करा दिया, कौन से क्वेश्चन है, किस टाइप के क्वेश्चन है, ये पूरी की पूरी आपकी मैथ है। ठीक है, इतना समझ गए तो पूरी मैथ आपके लिए हलवा है। पूरी मैथ की एक्सरसाइज मैं चैप्टर वाइज करा रहा हूँ, आप उसको तैयार कर लेना, आपके मैथ में गजब के मार्क्स आएंगे। ठीक है, तो वीडियो पसंद है तो लाइक करना, अपने दोस्त यार में शेयर करना। मिलूंगा एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।